एक बार फिर स्वागत है आपका ग्लोबल उर्दू कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए जो वैकेंसी आई है उनके लिए हमने एक कोर्स ये यूट्यूब वाला लॉन्च किया है, जिसमें हम प्रोवाइड कराते हैं एक पीडीएफ और वीडियो लेक्चर जो यूट्यूब पर रहता है। साथ ही जीएस के कुछ नोट्स आपको दिए जाएंगे, जल्द ही उसकी शुरुआत होने वाली है। उसके अलावा जो मेंस के लिए आपका टॉपिक वाइज जैसे सिलेबस दिया है उसी के हिसाब से आपको मज़ीद तैयारी कराई जाएगी। बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होने वाली है। अगर आप एलटी ग्रेड मेल या फीमेल दोनों में से किसी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया गया है वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहीं से आपको पीडीएफ डेली क्लास के बाद मिलती रहेगी, और उसी पर आपको जीएस के लिए नोट्स वगैरह अभी से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आज से ही या कल से। तो जो प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चन हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसलिए वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप चैनल को मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन हो सकते हैं। पहली क्लास में हमने बात की थी उर्दू ज़ुबान का जो आगाज़ था उसके बारे में। जैसे कि आपने सिलेबस पढ़ा है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट या पहला बाब ही अगर उसकी हम बात करें तो उसमें यही था, उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा। पहली क्लास में हमने उर्दू ज़ुबान का आगाज़ के बारे में बात की थी। आज दोनों ही पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, चाहे वो आगाज़ हो या इर्तिक़ा। सबसे पहले हम जो पहली क्लास का कुछ लेखा जोखा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बाब 1 है और इसमें उर्दू ज़ुबान का आगाज़ और इर्तिक़ा है। ये जो बुक हमारे पास है ये एनसीईआरटी की है, और आप जानते ही होंगे कि जितने भी क्वेश्चन वगैरह हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या एलटी ग्रेड में पूछे जाएंगे वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और बाकी जो भी बचने वाले क्वेश्चन हैं जो इससे बचेंगे वो दूसरी बुक से या हम कहीं से आपको वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपके क्वेश्चन छूट ना पाएँ। 120 नंबर का आपका प्री में उर्दू आएगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही जो 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे जी जनरल स्टडी वाले, चाहे उसमें करंट अफेयर्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी आपको पीडीएफ और वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, जिससे आपको उन 3 में से अच्छे मार्क्स लाने में फ़ायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास की। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ुबान जो है समाजी ज़िंदगी में इजहार व तरसील का सबसे मुअस्सर तरीका है। यानी कि जो ख़यालात या जज्बात हमारे अंदर पैदा होते हैं उनको कहने के लिए हमें एक ज़ुबान की ज़रूरत होती है, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो फ़ारसी हो। ये सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और आप उम्मीद है कि आप ये सारी बातें जानते भी होंगे अच्छे से। तो ज़ुबान वही होती है, ज़ुबान की तारीफ़ वही होती है कि उसका जो हमारे ख़यालात हैं उनको इजहार करने के लिए ज़ुबान का सहारा लिया जाता है। और ज़ुबान अलग अलग तरह की हमने आपको बताई थी, ज़ुबानों के ख़ानदान बताए थे, कितने ख़ानदान होते हैं। उम्मीद है कि आप सबने वो अच्छे से याद कर लिया होगा या पहले से ही आपको याद होगा। ज़रूरियाती ज़िंदगी ने ज़ुबान पैदा की। जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है वैसे नई ज़ुबानें पैदा भी हो रही हैं, और वैसे ही उससे पहले भी लगातार जो हमने आगाज़ होना बताया था, कैसे कैसे उर्दू का आगाज़ हुआ या उससे पहले कौन सी जो ज़ुबानें थी उनका आगाज़ कैसे हुआ, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली थी। अगर कुछ छूट गई होगी तो आज वहाँ से हम कवर कर लेंगे सारी चीज़ों को। उससे आगे बढ़ेंगे तो ज़ुबान ने तहज़ीबी अमल को एक ख़ास सिमत मुहैया की है। हर जुग्राफियाई इलाके में कोई ना कोई ज़ुबान ज़रूर परवान चढ़ी है, इसलिए एक ही मुल्क में कई ज़ुबानें और बोलियाँ वजूद में आई हैं। जैसा कि हमने उस दिन बात की थी कि हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में बहुत सारी ज़ुबानें हैं, तो उनकी लगभग जो एनसीईआरटी में एक तादाद दी गई है, तकरीबन 600 ज़ुबानें इन्होंने बताई हैं। ये पॉइंट आप अपनी अगर नोट्स बना रहे हैं अपने तो वहाँ पर लिख सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से लिख लीजिए। पॉइंट वाइज क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं। आप सभी हजरात इससे पहले भी कुछ एग्ज़ाम दे चुके होंगे, कुछ लोग जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इससे पहले जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, इस बुक ने मेरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में बहुत बड़ा और अहम योगदान दिया है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कि ये एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी ही इसका
एनसीईआरटी ने ही इसको पब्लिश किया है और ये 11th 12th या 9th 10th के लिए आप माने तो सभी का एक मजमुआ है और बहुत अच्छी किताब है। जैसा आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, या पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो बिहार में हुए हैं, यूपी में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, जो भी उर्दू के हमारे एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में आप इन क्वेश्चन की झलक और इस बुक की बहुत सारी झलकियाँ आप उसमें देख पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान को ज़ुबानों का देश कहा जाता है, ज़ुबानों का मुल्क कहा जाता है, तो यहाँ लगभग 600 के आसपास ज़ुबानें बोली जाती हैं। चुनांचे हिंदुस्तान को ज़ुबान का घर कहा जाता है और ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 600 ज़ुबानें बोली जाती हैं और हिंदुस्तान को ज़ुबानों का घर कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी ज़ुबान यकायक वजूद में नहीं आती है और एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ कोई भी ज़ुबान यकायक वजूद में नहीं आती है। उसके बनने के पीछे सदियों का तारीख़ी और तहजीबी अमल कार फरमा होता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि 1500 ईसा पूर्व यानी कबल मसीह से लेकर संस्कृत की जैसे शुरुआत हुई थी। आर्य लोग हिंदुस्तान में आए थे और उसके बाद आर्य लोगों ने यहाँ के जो नस्लें पुरानी आबाद थी उनको दक्षिण भारत में धकेल दिया था और उसके बाद वहीं से जो हमारा हिंदी में उसको बोलते हैं भारोपीय परिवार या हिंद यूरोपी या हिंद आर्याई, उसी से हमारी ज़ुबानों को आगे मज़ीद तरक्की मिली और कैसे कैसे वो तरक्की करते करते या कुछ ज़ुबानें टूटते हुए बढ़ते हुए इसी अंदाज में हमने देखा था कि बहुत सारी ज़ुबानें भारत के अंदर पैदा हो गई, जिसमें एक उर्दू और एक हिंदी हमारी एक ख़ास ज़ुबानें हैं। उनके बारे में हमने तफसील से चर्चा की थी, आज फिर से करेंगे। जो कुछ छूटा हुआ था सारी चीज़ें हम आज अच्छे से कवर कर लेंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासें और जितने भी नोट्स वगैरह आपको मिल सकें। ये आपको पता चल गया कि इसके बनने के पीछे सदियों का तारीख़ी और तहजीबी अमल कार फरमा होता है। जिस तरह कोई तहजीब बेमेल नहीं होती है, इस तरह दुनिया की कोई ज़ुबान बेमेल नहीं होती है। उर्दू ज़ुबान भी मखलूत या मिली जुली ज़ुबान है, डायरेक्ट पैदा नहीं हुई है। पहले जैसे हमने बताया था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आभाट, और उसी में अगर अपभ्रंश में देखें तो बहुत सारे अपभ्रंश थे। शोरसेनी अपभ्रंश आया, उसके बाद मगरिबी हिंदी और मशरक़ी हिंदी, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़ुबानें, मगरिबी हिंदी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई और उसी में खड़ी बोली या उसके आसपास से हमारी उर्दू में जो है उर्दू की पैदाइश हुई। कुछ लोगों ने, जैसे कि हमने बताया था कि कुछ लोगों ने माना है कि पंजाब से हुई है, किस किस ने माना है, सभी के बारे में हमने वहाँ तफसील से जानकारी आपको दी थी और नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया गया था। दूसरी ज़ुबानों की तरह उर्दू ज़ुबान भी सदियों में बनी है। उसकी बनावट में कई बोली और ज़ुबानों ने हिस्सा लिया, डायरेक्ट नहीं बनी है। बहुत सारी ज़ुबानें जो उनके अल्फाज वगैरह आज भी हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। 8वीं सदी ईस्वी से 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी तक जो मुसलमान हिंदुस्तान आए उनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाक़ों से था। उसमें अरब, ईरानी, अफ़गानी और तुर्की थे जिनकी ज़ुबानें अलग अलग थी। अलग अलग मुल्कों से लोग यहाँ पर आए थे और अलग अलग जब ज़ुबानें मिली वैसे ही टकराव होता गया, अल्फाज में तब्दीली आती गई और ऐसे ही तरक्की करते करते उर्दू ज़ुबान की पैदाइश हुई। अब इसमें हम देखेंगे एक ही मज़हब के पैरोकार होने के बावजूद फ़िक्र ख़याल और आदाब ज़िंदगी के लिहाज से इनमें काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि ये एक मुल्क के नहीं थे, अलग अलग मुल्कों से लोग आए थे और उनमें फ़र्क पाया ही जाता है। मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ पर प्राकृत ज़बानें बोली जाती थीं। अब आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि प्राकृत ज़ुबानें बोली जाती थी? जैसा कि मैंने बताया था कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, क्या उनका टाइम पीरियड था, कब कब वो ज़ुबानें बोली जाती थी, वो सारा टाइम पीरियड मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है और नोट्स में भी लिखा हुआ है साफ साफ। तो उस टाइम जब ये लोग आए थे तो प्राकृत ज़बानें बोली जाती थी। संस्कृत आला तबके तक महदूद हो गई थी क्योंकि उसमें नियम और कानून और कवायद ऐसे सख्त बना दिए गए थे कि वो आम पब्लिक जो होती है उससे दूर हटती चली गई। प्राकृतों ने अवामी मेलजोल की ज़ुबान का दर्जा हासिल कर लिया था। यहाँ ये ताना बाना ज़रूरी है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो प्राकृत मकामी
मुकामी बोलियों के तौर पर राइज थी। उन्हीं ने आगे चलकर यह एक से ज़्यादा मुस्तकिम ज़ुबानों की शक्ल इख्तियार की। उन्हीं में एक उर्दू भी है। अब जैसा कि हमने आपको उस दिन बताया था कि माहिर लिसानियात ने खुसूसियात की बिना पर जो हमारे ख़ानदान थे उनको 8 ख़ानदानों में तकसीम किया था। दुनिया की ज़ुबानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है, जिससे उर्दू और हिंदी की पैदाइश हुई है। ये सबसे बड़ा ख़ानदान है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे ख़ानदानों में तकसीम किया है माहिर लिसानियात ने ज़ुबानों के एतबार से, तो उनमें सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? तो हिंद यूरोपी ख़ानदान है। इसी हिंद यूरोपी ख़ानदान की एक मशरिकी शाख हिंद आर्याई कहलाई। हिंद आर्याई की इर्तिकाई शक्लें जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें कहलाईं, जिनमें से एक उर्दू भी है। हिंद आर्याई ज़ुबानों को दर्ज झेल अदवार में तकसीम किया गया। नीचे हम एक आपको पूरा लेखा जोखा दिखा रहे हैं जो इसी बुक के अंदर है। उसमें सारी चीज़ें आपकी हो सकता है कि जो बाकी रह गई हों वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, और उसको याद रखने में, पहचानने में आपको परेशानी नहीं होगी। जैसा कि पिछली क्लास में जिक्र किया जा चुका है कि जो हमारा समय काल वगैरह या जो भी हम कहें, तो उसको ज़ुबानी एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। सबसे पहले आता है कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई का जो ज़माना है 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक है, जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे पहले ये इसको ही संस्कृत माना जाता है। कदीम हिंद आर्याई जो ज़माना था, इस ज़माने में ही संस्कृत ज़ुबान थी और संस्कृत 2 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला था हमारा वैदिक संस्कृत, दूसरा था हमारा क्लासिकल संस्कृत। 1500 कबल मसीह से लेकर 1000 तक, जैसा कि हमने बताया था। पंद्रह सौ कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक जो हमारा ज़माना है वो संस्कृत का ज़माना या संस्कृत का दौर है। और इसमें हम 2 भागों में इसको जब बांटेंगे तो 1500 कबल मसीह से लेकर 1000 कबल मसीह तक, यहाँ आएगा आपका वैदिक संस्कृत। हिंद आर्य की इब्तदाई शक्ल इसी को कहा जाता है। और उसके बाद 1000 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक क्लासिकी संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो था, इस दौर में वेदों की रचनाएं हुई, वेद लिखे गए, 4 वेद थे जो आपको पता होगा। उसके बाद में हम आएंगे अगर वस्ती हिंद आर्याई, तो ये हमारा जो ज़माना है 500 कबल मसीह से लेकर 600 ईस्वी तक का ज़माना है। इसको अगर हम 2 हिस्सों में बांटेंगे तो यहाँ संस्कृत हो गया, इसके बाद यहाँ आता है पाली जो कि 500 साल तक रही। उसके बाद प्राकृत, प्राकृत भी 500 साल रही लगभग, और दोनों का ज़माना 500 साल के आसपास रहा है। उसके बाद हम आगे आएंगे तो हमारा आएगा जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंदी आर्याई की अगर हम बात करें तो इसका भी जो ज़माना है वो लगभग 500 साल के आसपास माना जाता है, और इसको अपभ्रंशों का ज़माना कहा जाता है। अब ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो पहले संस्कृत, पाली और प्राकृत, और उसके बाद यहाँ अपभ्रंश। उसके बाद कुछ लोगों ने 1000 से लेकर 1200 तक अवाट भी माना, कुछ लोगों ने उसको नहीं माना। हो सकता है अवाट का क्वेश्चन भी ऐसे आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ आप क्लियर हो गए होंगे कि कदीम हिंद आर्याई में 2 ज़ुबानें, जो संस्कृत ज़ुबान थी उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत। उसके बाद आई पाली, और उसके बाद प्राकृत, जिसको प्राकृतें या कुदरती ज़ुबानें कहा जाता है। ये कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक ज़ुबानों की अगर हम बात करें तो पैशाची, अर्धमागधी, उसके बाद अगर हम देखें तो मागधी और शोरशैनी और महाराष्ट्री, इनको अपभ्रंश भी कहा जाता है। ये अपभ्रंश ही हैं। अब अगर हम अपभ्रंश की बात करें, शोरशैनी अपभ्रंश की, तो ये शोरशैनी अपभ्रंश है। शोरशैनी अपभ्रंश के अंदर ही आप पढ़ेंगे, जो पिछली वीडियो में मैं अच्छे से बता चुका हूँ, आपको PDF उसका मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। उसमें मगरिबी हिंदी एक बोली आई थी शोरशैनी अपभ्रंश में ही। मगरिबी हिंदी के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मगरिबी हिंदी की 5 बोलियाँ थी। खड़ी बोली, बांगड़ू या हरियाणवी जिसको कहते हैं, ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये मैंने आपको बता दिया था। खड़ी बोली से अगर हम बात करें तो इसमें 2 ज़ुबानों की पैदाइश हुई है, एक उर्दू और दूसरा हिंदी। कुछ लोगों ने खड़ी बोली इसको पैदाइश माना है, कुछ लोगों ने हरियाणवी माना है, कुछ लोगों ने ब्रिज भाषा भी माना है, और कुछ लोगों ने इसके अलावा पंजाबी, सिंधी,
उड़ीसा, उड़ीसा की उड़िया, और उसके अलावा बंगाली, उसके अलावा देखें तो दक्कनी, बहुत सारी ज़ुबानों से सबने माहिर लिसानियात ने अलग अलग उसकी पैदाइश बताई है। उसके आगे हम बढ़ेंगे। अभी जो हमने पीछे एक ग्राफ बना हुआ देखा था, उसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिकल संस्कृत के नामों से मफहूम किया जाता है। यानी कदीम हिंद आर्याई का ज़माना जो है वो संस्कृत का ज़माना है, और उसमें दो हिस्सों में उसको बांटा गया था। पहले 500 साल में वैदिक संस्कृत और दूसरे 500 साल में क्लासिकल संस्कृत। उसके बाद हम वस्ती हिंद आर्याई में आएंगे। तो वस्ती हिंद आर्याई ज़ुबानों को प्राकृत के झेल में लिया जाता है। उसमें पाली और प्राकृत दो ज़ुबानें बोली जाती थी, जिसमें एक शोरशैनी भी है। इनको अगर हम अपभ्रंश में देखेंगे तो इसको अपभ्रंश भी कहा जाता है, ये सारे अपभ्रंश हैं। और अगर प्राकृत में देखेंगे तो ये प्राकृत यानी कुदरती ज़ुबानें हैं। शोरशैनी प्राकृत से शोरशैनी अपभ्रंश वजूद में आई, और उससे मगरबी हिंदी निकली। उसमें बहुत सारी ज़ुबानें हैं जो मैंने आपको सबकी डिटेल बताई है कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में कौन सी ज़ुबानें आती हैं, मगरबी हिंदी में कौन सी ज़ुबानें आती हैं, शोरशैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी ज़ुबानें आती हैं, और मगरबी के अलावा मशरक़ी ज़ुबानों में कौन कौन सी ज़ुबानें आती हैं, कौन सा अपभ्रंश मगधी के अंदर कौन कौन सी ज़ुबानें आती हैं, अर्ध मगधी में कौन सी आती हैं, खश में कौन सी आती हैं। सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगर आप पिछली क्लास मिस कर चुके हैं तो पिछली क्लास 1 पर इसकी जाइए, और प्ले लिस्ट भी मैं बना चुका हूँ इसकी, वहाँ प्ले लिस्ट में आप सिलेबस क्लास 1 और आज की क्लास 2 देख सकते हैं। इससे आगे अगर हम बढ़ें, इस मगरबी हिंदी से जो ज़ुबानें और बोलियाँ पैदा हुई उनमें एक खड़ी बोली भी है जो उर्दू और हिंदी दोनों का सरचश्मा है, ये एनसीईआरटी में कहा गया है। उसके अलावा अगर कौल पूछेगा कि किसका क्या कौल है तो उसका नाम आपको देगा कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहाँ से उर्दू की पैदाइश मानी है, और हाशमी ने कहाँ से उर्दू की पैदाइश मानी है, जिसने भी या शौकत सब्ज़वारी ने कहाँ से मानी है। उसके अलावा और भी ऐसे माहिर लिसानियात हैं जिन्होंने अलग अलग, सोहेल बुखारी ने कहाँ से मानी है, सबकी अलग अलग वो आपका नाम देकर पूछेगा कि इसमें कौन सा किसका कौल है। आगे बढ़ते हैं। हर ज़ुबान का एक रस्म ख़त होता है। ज़्यादातर जदीद ज़ुबानों के रस्म ख़त दूसरी ज़ुबानों से माखूज़ हैं। जैसे उर्दू ने अरबी और फ़ारसी रस्म ख़त को अपनाया है। आप इसको ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। उर्दू का जो रस्म ख़त है वो अरबी और फ़ारसी का रस्म ख़त है। हिंदी के बारे में आपको पहले से ही जानकारी होगी। हिंदी की जो लिपि है उसको देवनागरी कहा जाता है। यहाँ पर नागरी लिखा हुआ है, देवनागरी भी उसी को कहा जाता है। और यूरोपीय ज़मानों ने रोमन रस्म ख़त इख्तियार किया है, जिसमें इंग्लिश वगैरह आपकी आती है। अगर पूछेगा कि इंग्लिश या यूरोपीय ज़ुबानें किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं तो उसको रोमन बोलते हैं, जिसमें हम आजकल इंग्लिश में चैटिंग वगैरह या कमेंट्स वगैरह करते हैं। उर्दू के लिए ख़ास तौर पर अगर ध्यान रखेंगे तो रस्म ख़त होता है फ़ारसी और अरबी। उसमें भी ख़त नस्तालीक़ इसका नाम दिया जाता है फ़ारसी रस्मुल ख़त का। इस तरह वो ज़ुबान ज़िंदा कहलाती है जो दूसरी बोलियों और ज़ुबानों के अल्फाज कबूल करती रहती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि उर्दू में बहुत सारी हमारी हिंदी, हिंदुस्तानी या दूसरे गैर मुल्की ज़ुबानों के भी अल्फाज शामिल किए जाते हैं। और आज आप देख पा रहे हैं कि उर्दू बड़ी अच्छी तादाद में लोग हिंदुस्तान या उससे बाहर भी बोलते हैं और उसको पढ़ना लिखना दोनों पसंद करते हैं। उर्दू एक ऐसी ही ज़ुबान है जिसमें अफ़आल और उनके बरतने और बदलने के तरीक़े हिंदुस्तानी हैं। अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज की तादाद ज़्यादा है जो हिंदुस्तान की दूसरी ज़ुबानों में भी राइज है और जो आवाम में भी रोज़मर्रा की हैसियत रखते हैं। अब जैसा कि आप ये एक हर्फ देख पा रहे होंगे तुर्की, अरबी फ़ारसी से आपको याद रखना है कि उर्दू का जो रस्म ख़त है वो अरबी फ़ारसी से लिया गया है। और तुर्की से आपको याद रखना है कि जो हमारा उर्दू लफ्ज़ है वो तुर्की भाषा का है, तुर्की ज़ुबान का है, जिसके माना होता है लश्कर। ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रख लेनी है। तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है उर्दू और जिसके माना होते हैं लश्कर के। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ इससे आगे देख पा रहे होंगे, दूसरी ज़ुबानों से मुराद पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती और बंगाली हैं। पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी, पश्तो का रस्म ख़त उर्दू से मिलता जुलता है। पंजाबी गौरमुखी में लिखी जाती है, जिसको जैसे कि आपको पता होगा कि पंजाबी का जो रस्मुल ख़त है या उसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी कहलाती है।
रस्म ख़त के फ़र्क के बावजूद उर्दू और हिंदी के कवायद के उसूल तकरीबन एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों ज़ुबानें आपस में बहनें कहलाती हैं। दोनों ज़ुबानों को हम खालाजाद बहनें इसलिए कहते हैं कि दोनों की पैदाइश एक ही इलाके में हुई है, जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं। दोनों का जो रस्मुल ख़त है दोनों का अलग है, उर्दू का फ़ारसी और हिंदी का देवनागरी, जिसको लिपि भी कहते हैं। जबकि कवायद में यकसानियत है और दोनों के कवायद एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बोलने में और जो लिखा जाएगा अल्फाज, उसमें माना के हिसाब से देखें तो इनमें एक ही जैसी ये दोनों ज़ुबानें हैं, इसीलिए इनको बहनें कहा जाता है या खालाजाद बहनें कहा जाता है। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है कि उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई। जैसा कि आप पिछली क्लास में भी देख पाए हैं कि ये अक्सर सवाल होता है, तो इसके लिए सबके अलग अलग कौल हैं। आइए हम तफसील से जानकारी इकट्ठा करते हैं। ज़ुबान के बाद माहिरीन का ख्याल है कि उसने पंजाब में जन्म लिया, क्योंकि जब दिल्ली के इर्द गिर्द अपनी शक्ल बना उर्दू अपनी शक्ल बना रही थी, उस ज़माने में पंजाबी ज़ुबान भी बन रही थी। बाज़ लोगों का इसरार है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ये सारे कौल में आपको, जैसे पंजाबी के लिए किसने कहा है, दक्कन के लिए नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है, या जिसने भी जो कौल दिया है, मैं सारे आपको नोट्स करके और वीडियो में भी, दोनों ही चीज़ें वीडियो के फॉर्म में और PDF के फॉर्म में मैं आपको ग्रुप में दे चुका हूँ। इसलिए आप वो सारे अक़वाल जो है पढ़ लें और वहाँ से आपको एक अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये भी ख्याल आम था कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब में कहा है, और उनकी किताब के क्या क्या नाम हैं वो सारे मैं आपको लिखवा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं है। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर, कैसे उसकी तरक्की वगैरह हुई है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1327 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन की तरफ कूच किया और दौलताबाद को दारुस सल्तनत बनाया, तब बड़ी तादाद में आबादियाँ भी मुंतकिल हुईं। कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में जो हमारी राजधानी थी दिल्ली से हटाकर उसको बदला और दौलताबाद को दारुस सल्तनत बनाया। जब वहाँ राजधानी ट्रांसफ़र की गई तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ चले गए। उनमें कुछ सूफी भी थे, उनमें कुछ बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग थे। कुछ लोग रोज़गार की तलाश में गए थे, कुछ लोग बिज़नेस करने की तलाश में गए थे। ये सारे, जैसा कि यहाँ आगे देखेंगे कि इसमें दिल्ली शहर के आम बाशिंदों के अलावा ताजिर यानी बिजनेसमैन, सूफिया इकराम और फौजी भी थे, जो यहाँ की ज़ुबान तो बोलते थे, लेकिन जब दक्कन में चले गए तो वहाँ की बोली और यहाँ की जो दोनों जगह की ज़ुबान है वो एक दूसरे के साथ मैच करती चली गई और धीरे धीरे एक नई ज़ुबान की पैदाइश होने लगी। उसमें भी वहाँ की ज़ुबान में भी बदलाव आया, जो दक्कनी उर्दू थी, जिसको पुरानी उर्दू भी कहा जाता है, कदीम उर्दू उसको कहा जाता है दक्कनी को। और यहाँ वाली जो यहाँ हमारी ज़ुबान ये लोग लेकर गए थे, उसके साथ जब बातचीत हुआ तो रब्त कायम हुआ और वो एक दूसरे से उन्होंने फ़ायदा उठाया। अपने ज़रूरी साजो सामान के अलावा शुमाल में बोली जाने वाली खड़ी बोली और दूसरी बोलियां भी उनके साथ गईं। जब इन लोग गए तो उनके साथ उनकी ज़ुबानें भी गई। उर्दू उनसे फ़ायदा उठा रही थी। एक बरस बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक 1329 कहा जाता है, लगभग 2 साल के आसपास, ये दिल्ली वापस लौट आए और बहुत से लोग उनके साथ वापस आए और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वापस नहीं आए, जैसा कि आप आगे देखेंगे। कुछ लोग वापस आए और कुछ लोग वहीं आबाद हो गए। अलावा उसके जो सूफिया ताजिर और फौजी दक्कन की तरफ सफ़र कर रहे थे, उनके लिए सबसे बेखतर रास्ता गुजरात से होकर जाता था। जो लोग ये लोग जहाँ जहाँ पहुँचे उनके साथ उर्दू भी थी, जिसे ज़बाने दहलवी कहा जाता था। उस ज़माने में जब ये लोग कूच कर रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे या उधर से इधर आ रहे थे, तो इनके साथ जो खड़ी बोली ज़ुबान थी उर्दू, उसको ज़ुबान दहलवी कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता कि जो ज़ुबान दिल्ली में बोली जाती थी उसी को ज़ुबान दहलवी कहा जाता है, और उर्दू का पुराना नाम ज़ुबान दहलवी भी है और कदीम उर्दू, दक्कनी उर्दू को भी कहा जाता है। गुजरात पहुंचकर उर्दू का रिश्ता वहाँ की मकामी बोलियों के साथ कायम होने लगा और वो गुज्जरी कहलाई। जब ये लोग गुजरात में कायम हो गए तो वहाँ की जो ज़ुबान है, वहाँ की जो भाषा है, उनके साथ जब इसका रब्त कायम होने लगा तो उसको
गुजरी कहा जाने लगा। जहाँ शुमाल में ब्रिज भाषा, अवधी, हरियाणवी और पंजाबी बोलियों के साथ उसके लिसानी रिश्ते मजबूत हुए, वहीं वो जुनूब की दूसरी मकामी बोलियों के साथ घुल मिल गई। जैसे कि हम लोग जाते हैं अभी खड़ी बोली के इलाके से जाएंगे भोजपुरी में, भोजपुरी से जाएंगे पंजाबी में, कश्मीरी में जाएंगे, तो वहाँ धीरे धीरे हम लोग अपनी ज़ुबान को बदलते रहते हैं और जो वहाँ की मुकामी बोली है उसके साथ हमारा और हमारी ज़ुबान का रब्त कायम होता रहता है। वैसे ही सिलसिलेवार यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती जुलती गई और उर्दू तरक्की करती गई। इस अमर की भी अहमियत है जो सूफिया किराम या बादशाह या फौजी दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान आए वो यहीं के होकर रह गए। उनके रहन सहन के तरीके, उनके रसूमात और ख़यालात ने यहाँ की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला और यहाँ की तहजीबी ज़िंदगी उनके जहन और फ़िक्र पर असर अंदाज हुई। इस तरह अपने मुल्की या मादरी ज़ुबान से रफ्ता रफ्ता उनके रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगे। यहाँ की मुख्तलिफ बोलियों से मिलकर ज़ुबान बन रही थी। उनको न सिर्फ उन्होंने अपना लिया बल्कि जुनूब में कुतुब शाही ने उस ज़ुबान में शायरी और शुमाली भाषा में, शाह आलम सानी ने ब्रिज भाषा में दोहे कहे। ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि शाह आलम सानी ने किस भाषा में या किस ज़ुबान में दोहे कहे थे? ब्रिज भाषा में। ये वो ज़ुबान थी जिसका रस्मुल ख़त अरबी और फ़ारसी था, लेकिन वो ख़ुद हिंदुस्तानी थी। इसलिए उर्दू ज़ुबान को कभी हिंदुस्तानी भी कहा गया है, कभी हिंदी या हिंदवी भी कहा गया है और ज़ुबान दहली के नाम से भी इसको याद किया गया है, लेकिन अब उसे उर्दू ही कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हो गए, हिंदुस्तानी भी इसका नाम हो गया, हिंदी या हिंदवी भी उसका नाम हो गया और ज़ुबान दहलवी भी उसका नाम हो गया, लेकिन अब आखिर में आकर उसका नाम देखा जाए तो उर्दू इसका नाम पड़ गया है। जैसा कि आप देखते होंगे कि एक नई ज़ुबान पैदा करने के लिए आपने पढ़ा भी है, आपने समझा भी है। अब देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे जैसे कोई भी इंसान यहाँ एक जगह से अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में रोज़गार करने के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए या कुछ भी करने के लिए, तिजारत करने के लिए जैसे भी जाता है, तो जितने दिन भी वहाँ रहेगा तो कुछ अपने यहाँ की भाषा मिलाकर बोलेगा, कुछ वहाँ की ज़ुबान, दोनों ज़ुबानें मिलाकर बोलेगा। उसी से एक नई भाषा हो सकता है जन्म ले। ऐसे ही बहुत सारे लोग जब यहाँ से दिल्ली से दक्कन गए तो वहाँ की भाषा से, वहाँ की ज़ुबान से रब्त हुआ, उसके बाद गुजरात गए तो वहाँ गुजरी कहलाई, उसके बाद दिल्ली जो कुछ लोग वापस आए खड़ी बोली के साथ साथ जब उनका रब्त हुआ तो ज़ुबान अपना नाम बदलती चली गई और आखिर में आकर ये उर्दू हो गई। इसलिए इसको किसी ने दक्कनी कहा है, किसी ने पंजाबी कहा है कि पंजाब से पैदा हुई है, किसी ने उड़िया से कहा है। सभी जगह के लोगों ने अपनी अपनी राय उसमें दी है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू ज़ुबान की तरवीज और अशाअत में उर्दू के सकाफ़ती और समाजी इदारों ने अहम किरदार अदा किया है। इन इदारों में दास्तान गोई, मरसिया ख्वानी, मुशायरा, कव्वाली, चहारबैत, मुजरे और गज़ल गायकी अहम हैं। इन इदारों ने उर्दू अदब की हिकायती रिवायत को भी परवान चढ़ाया है। यानी जब उर्दू की तरक्की हुई है तो इनमें इन सारी चीज़ों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से उर्दू तरक्की करती चली गई। उर्दू मुख्तलिफ़ कौमों के बाहम अख्तलात से पैदा हुई। मुकामी और बाहर से आने वाली कौमों के दरमियान राब्ते की ज़रूरत के लिए एक ऐसी मिली जुली ज़ुबान की ज़रूरत थी जो उनके दरमियान तरसील का ज़रिया बन सके। इसके लिए मुकामी ज़ुबानों और अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पश्तो वगैरह ज़बानों के मिलाप से उर्दू की नशोनुमा हुई। खानकाहों, दरबारों और बाज़ारों में उर्दू का इर्तिक़ा हुआ और परवान चढ़ी। उर्दू वालों के मुख्तलिफ़ मुल्कों में नकल मकानी ने उसे हिंदुस्तान गिर हैसियत दिलाई। यही वजह है कि किसी सूबे की ज़ुबान ना होकर पूरे मुल्क की ज़ुबान है और उर्दू को बर्रे सग़ीर हिंदो पाक के बिलखुसूस सारे मुल्क ममालिक में राब्ते की ज़ुबान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में सिर्फ या किसी एक ख़ास सूबे में उर्दू ज़ुबान नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के साथ जो आसपास के जो भी मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनमें उर्दू आज अच्छे से बोली और पढ़ी जाती है। उर्दू हिंदुस्तान में बिहार, यूपी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा बंगाल और आंध्र प्रदेश के अलावा इज़ला की दूसरी सरकारी ज़ुबान भी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट हो सकता है कि किस सूबे में उर्दू दूसरी ज़ुबान है जो सरकारी ज़ुबान के तौर पर अपनाई गई है। जैसे यूपी बिहार में देखें तो हिंदी पहली है, और या दिल्ली में भी देखें तो पहली हिंदी और दूसरे नंबर पर उर्दू भाषा है।
जम्मू कश्मीर में उर्दू पहली सरकारी ज़ुबान है और पाकिस्तान जो एक मुल्क है उसमें पहली सरकारी ज़ुबान है। यानी कि अगर पहली ज़ुबान देखा जाए तो पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसमें, और कश्मीर में इसको ये पहला मुकाम हासिल है। उसके अलावा बिहार, यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ साथ और भी दूसरे सूबों में इसको दूसरी ज़ुबान का दर्जा मिला हुआ है। बरतानिया और खलीजी ममालिक में भी उर्दू बोलने वालों की काबिल ज़िक्र तादाद मौजूद है। यानी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें उर्दू अच्छे से बोली और पढ़ी लिखी जाती है। ये हुई हमारी बात उर्दू का आगाज़ व इर्तिक़ा, कैसे कैसे तरक्की पाई, कहाँ कहाँ से निकली, क्या क्या उसके नाम रखे गए, किन किन चीज़ों से, किन किन ज़ुबानों से मिलजुल कर वो बनी, कहाँ कहाँ लोग आए, कहाँ कहाँ लोग गए। जैसे तरक्की में अगर हम बात करें तो दास्तान गोई ने इसको तरक्की दिलाई है, मरसिया ख़ानी ने इसको तरक्की दिलाई है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कल आने वाली क्लास में कि इसकी तरक्की किस इलाके से कैसे कैसे हुई, किस किस के दौर में हुई, कौन से बादशाह ने इसकी तरक्की कराई, किन शौरा ने इसकी तरक्की दिलाई। बहुत सारे जो तरक्की वाले पूरा हमारा एक मैटर रहेगा, कल की क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा ये आज का जो अहम टॉपिक था जो कल वाले से मिलता जुलता है, उर्दू ज़ुबान की तारीख़, मुख्तसर तारीख़, इसमें हमने बहुत सारी बातें की जो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए। और आगे अभी कुछ बात और है जो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो दक्कन में उर्दू शेर व अदब ने कैसे कैसे तरक्की पाई, क्या क्या किन बादशाहों ने इसको फ़रोग़ दिलाने में अहम योगदान हमारा दिया है और कैसे कैसे इसको मकबूलियत मिली है, पहले गुजरात में, तेलंगाना में। अगला जो हिस्सा हमारा क्लास 3 के नाम से आएगा उसमें इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह इसमें देखेंगे। और अगर मेंस के लिए अभी से अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि तैयारी अभी से शुरुआत करें क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारा मवाद है जो आपको तफसील से और लंबी वीडियोस देखने के बाद ही समझ आएगा। और बहुत उसको आपकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे भी आपके मन में ख्याल आए, जो आपको सही लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बता दीजिए। अगर अभी से शुरुआत करनी है तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसी शुरुआत उसकी कर दी जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल हम प्री के लिए ही तैयारी करें। प्री और मेंस के बीच में यही सब टॉपिक रहेंगे, यही सब खास बातें रहेंगी। और जब तक भी हमें प्री के लिए समय मिल रहा है उसमें जीके, जीएस और हम उर्दू का जो अभी पहली ये क्लास चल रहे हैं इसको, उसके बाद इसी का रिवीजन करेंगे फास्ट रिवीजन के तौर पर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो में अगर किसी तरह की कोई कमी आपको दिख रही है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।